हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच डी स्टडीज। जैसा कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा, जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पुलिसेस होते हैं या फिर जो तहसीलदार होता है, तालुका, ये सब किस तरह हैंडल होता है, या फिर जो क्राइम रिपोर्ट आते हैं, जो सिविलियन रिपोर्ट्स आते हैं, उसको किस तरह हैंडल किया जाता है। कि हमने भी पढ़ा था कि जो हमारा होता है क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिविल जज और एक होता है सेशन जज। जो सिविल जज होता है उसमें छोटे मोटे जो कॉमन पीपल्स होते हैं, छोटे मोटे जो कार्य होते हैं, वो सिविल जज में क्या जज जो कोर्ट होता है उसमें क्या जाता है। और अगर कुछ बड़ा केस है या फिर जो कुछ मर्डर का केस है, वो सब क्राइम वाले केसेस में हुआ जाता है कि सेशन जज में किया जाता है। अब देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि अगर समझ लो गाँव में कुछ अगर सब फ्लड आ गया या फिर अब साइक्लोन आ गया, क्लाउड बस्ट हुआ, अगर कुछ अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड हुआ, कुछ भी ऐसे तरह के प्रॉब्लम्स हुए, तो अगर उसमें जो पीपल्स है उनका कुछ लॉस होता है, प्रॉपर्टीज़ का लॉस होता है, तो उसमें जो तहसीलदार है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो क्या करते हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं बल्कि इसको हम पूरे अच्छे से समझ लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट समटाइम्स, कभी कभी वी मे हैव टू फेस क्लाइमिटी, कभी कभी हमें कुछ क्लाइमिटी यानी कुछ भयानक क्लाइमिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इट कुड बी अ नेचुरल डिजास्टर। अब ये कोई जानबूझकर तो अर्थ को हिलाता नहीं है, नेचुरली होता है यानी कि कुदरती है ये, तो कभी भी हो सकता है, कुछ इसका पता नहीं लगाया जा सकता। लाइक फ्लड्स यानी बाढ़ जो आ सकता है, कुछ आग लग सकती है जंगल में, क्लाउड बस्ट जो होता है बादल फट सकता है, बिजली गिर सकती है, साइक्लोन कभी भी आ सकता है, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। जो हमारा लैंड होता है, अगर आप लैंड के पास रहते हो, लैंड मतलब पहाड़ी इलाके के पास रहते हो, तो पहाड़ी कोई पत्थरें गिर सकती हैं, जो बारिश के समय पे लैंडस्लाइड हो सकता है, ये भी नेचुरली होता है। ये सब इसके ऊपर कोई भी ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि ये नेचुरली हुआ करती है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि रियॉर्स यानी कि अगर बोल सकते हो कुछ आप पूरे कोई कुछ खाने पीने की समस्या हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, अगर फिर आप बोल सकते हो ब्रेकिंग ऑफ डैम है। समझो जो डैम है अगर वो फूट गया, जो डैम है उसका दरवाज़ा टूट गया, जो पानी आया उसकी वजह से पूरे गांव में फ्लड आ गया, तो ये भी कुछ डिजास्टर होते हैं। एपिडेमिक्स यानी आप बोल सकते हो कि जो कुछ बोलते हैं ना, अलग अलग सूखा पड़ जाना, ऐसी सारी चीज़ें, भूकंप पड़ जाना, उसे भी एपिडेमिक्स कहा जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी जो कुछ ये नेचुरल क्लाइमिटीज होते हैं, इसी को डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। जो डिजास्टर आता है इसको मैनेज कैसे करते हैं, हमने पढ़ा डिजास्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, डिजास्टर के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो क्लाउड बस्ट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है, डिजास्टर है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं अभी ये देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोग होते हैं इसको मैनेज कैसे करते हैं, कि इसकी भरपाई सब कैसे करते हैं, ये सब कैसे समझता कैसे, वो भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है। दिस डिजास्टर लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब कभी कभी जो बाढ़ आ गया, क्लाउड बस्ट हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो जिसके कारण अगर किसी के ऊपर समझ लो भूकंप आया, तो जो घर होता है, अगर घर किसी के ऊपर गिर गया, तो उसके जो ह्यूमन जो लाइफ होती है वो वो लोग भी मर सकते हैं, कि वो उनकी डेथ भी हो सकती है ऐसे सारे भूकंप के दौरान, ये सब डिजास्टर के दौरान। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल बिसाइड ट्रेमेंडस फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि इसके पीछे जो पीपल्स है उनका बोलते खाली जान ही नहीं जाता उनका, बल्कि उनके जो कुछ भयानक जो बोल सकते हो जो उनके प्लेस होते हैं या फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ करता है, बहुत ही भयानक हो जाता है अगर ये डिजास्टर्स आते हैं। तो देयरफॉर द इशू ऑफ रिहैबिलिटेशन बिकम इम्पॉर्टेंट। और इसी के लिए कुछ इश्यूज जो है, मतलब जो कुछ होता है, मतलब अगर ऐसा हो जाए, मतलब समझ लो ऐसा हो जाए कि अगर समझ लो बाढ़ आने वाला है, बिजली गिरने वाली है, अगर कुछ अर्थक्वेक होने वाला है, तो हमें पहले से पता चल जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल है। पहले नहीं होता था पर आज हो सकता है। किसके माध्यम से? डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक कंपनी है, इसका काम होता है कि अगर समझ लो कुछ बाढ़ आ रहा है तो वो खबर क्या है, लोगों को पहुँचा देंगे। तो अगर वो लोगों को पहुँचा देंगे खबर, तो वो कुछ प्रिकॉशंस बरत पड़ेंगे। अगर समझ लो अगर साइक्लोन आ रहा है तो लोग पहले से चौकन्ने हो जाएंगे, घर में घुसर जाएंगे। और अगर समझ लो अर्थक्वेक आ रहा है तो किसी सेफ प्लेस पे चले जाएंगे। अगर समझ लो
क्लाउड बस्ट होने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो कुछ भी अगर ऐसे डिजास्टर आते हैं, अगर उन्हें पहले से पता चल जाएगा तो वो चौकन्ने हो सकते हैं। इज अ प्रोसेस विच एनेबल्स वंस टू फेस डिजास्टर इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर। और इसी की वजह से अगर डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, जब से कंपनी आई है या फिर जब से इंस्टीट्यूशन आया है, तब से लोगों को बहुत ही कम नुकसान होने लगा है, क्योंकि लोगों को पहले से ही पता चल जाता है आज भूकंप आने वाला है। जैसे आपको पता चलता होगा ना, समझ लो आपके मोबाइल में एक होता है जो ऐप होता है, फिर जो बोलता है जो वेदर को बताता है, तो उसमें पता चलता है कि आपको कि आज क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, बारिश कब होगी, धूप कैसे होगी, तो ये आपको पहले से पता चल जाता है। जिसके कारण अगर समझो बारिश होने वाली है, अगर आपने बाहर कपड़ा सूखने के लिए रखा है तो आप उसे फटाफट अंदर ले लोगे, क्योंकि आपको पता रहता है। आप प्रिकॉशंस बरत सकते हो, अगर आपको पहले से पता रहेगा तो। अगर समझ लो आपको पता है नहीं कि बारिश आने वाली है तो कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। अगर आपको वही पता रहेगा तो आप प्रिकॉशंस रख पाएंगे। प्रिकॉशन यानी आपको उसको अंदर रख लेंगे, मतलब सावधानी बरत लेंगे, उसको कहा जाता है प्रिकॉशंस बरतना। द एंटायर मशीनरी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अभी खाली एक ही मशीन का काम नहीं होता, बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिसके कारण नेचुरल क्लाइमेट्स का पता लगाया जाता है। समझ लो अगर बादल में कुछ सैटेलाइट्स लगे हैं, तो आसमान में या फिर बोल सकते हैं स्पेस में कुछ सैटेलाइट्स लगे हैं, तो अगर वहाँ से कुछ हमें इन्फॉर्मेशन आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो रहते हैं वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है। अगर समझ लो एस्ट्रॉइड गिर रहा है, छोटा सा एस्ट्रॉइड गिर रहा है किसी, समझ लो कुछ अगर कोई प्लेस है वहाँ पर छोटा सा एस्ट्रॉइड गिरने वाला है, तो लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि हमें सैटेलाइट्स के माध्यम से पता चला है कि इस जगह पे एस्ट्रॉइड गिरने वाला, तो कृपया कर यहाँ के पीपल्स जो है वो कहीं पर शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा जो बोलते हैं ना, ये प्रिकॉशंस बरत लेते हैं। तो प्रिकॉशन जब बरतते हैं तो उन्हें उस मुसीबत को लड़ने की बोलते हैं ना कुछ अलग से पावर मिल जाती है। हाँ, advances in the technology make it possible for us to get prior information about the several kinds of disaster। एक जो हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी जब से आ गई है, ये बहुत ही अच्छा पॉसिबल हो रहा है कि हम किसी भी डिजास्टर से बच सकते हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम विच कैन प्रेडिक्ट and warn us of floods and storms has been developed. This help us to better prepare to face a disaster। यानी कि अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उस डिजास्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे छोटा सा एक ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे छोटा सा एक टेबल दिया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी कि अगर आप कोई भूकंप आ रहा है, फिर बोल सकते हो कुछ उत्पादी आ रही है, या फिर कोई बोल सकते हैं कुछ तूफान आ रहा है, तो उसके लिए आपको पता रहेगा, आपको अलर्ट रहेगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बरतनी पड़ती है। टू फेस अ डिजास्टर वन नीड टू हेल्प ऑफ peoples as well as different system and organization. In order to able to contact them urgently, one should display the contact numbers of the police, fire brigade, hospitals, blood banks at the prominent place in the house. टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू डू द सेम। यानी कि अगर आप ऑलवेज रिमेंबर है, छोटा सा टेबल है जो कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ लो आपको भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, तो आप किसी बोलते ना, अगर आप भूकंप के एक घर के अंदर रह गए, अगर आपको कोई बचा नहीं पा रहा है, अगर आपके पास अगर भूकंप आने से पहले अगर एक घर में फंस गए, या फिर फ्लड में आपके फंस गए, या फिर साइक्लोन में फंस गए, तो आपके पास कुछ इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए जो कि होते हैं फायर ब्रिगेड के, हॉस्पिटल्स के, पुलिस के, ब्लड बैंक जो होते हैं उनकी जो कुछ नंबर्स होते हैं वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, या फिर अपने हाउस में आप कहीं पर उसको स्टिक कर सकते हो उस नंबर को, ताकि अगर कुछ भी आपको डिजास्टर का लगे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये आप खुद के पास ही नहीं बल्कि दूसरों को भी आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आपको जो कुछ जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड के, हॉस्पिटल्स के, पुलिस के, और भी बोल सकते हैं जो एम्बुलेंस के, ये नंबर्स आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं अगर आप किसी भी डिजास्टर में फंस जाते हैं तो। अभी यहाँ पे छोटा सा एक और टेबल है, डू यू नो। क्या है डू यू नो? तो डू यू नो को हम अपने समझते हैं कि क्या लिखा है डू यू नो में। क्या आपको पता है? इसका अर्थ तो यही होता है, डू यू नो, क्या आपको पता है। इन महाराष्ट्र मेनी ऑफिसर्स हैव मेड सीरियस अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है उसमें बहुत सारे जो
रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लाए गए हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल किया जा सके। देयर एक्सपेरिमेंट्स हैव हेल्प अस टू इम्प्रूव द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द टू द सिटीजन। यानी कि जो सिटीजन कुछ भी सर्विस मिल रही है, कुछ भी अगर मिल रहा है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो हमें बहुत ही हेल्प को साबित होते हैं, कि वो हमें बहुत ही हेल्प दे सकते हैं। जो वो सर्विसेज होते हैं वो हमें बहुत ही हेल्प दे सकते हैं। दिस हैज़ द सिटीजन टू फॉर्म अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जो सिटीजन है वो अपना फेवरेबल ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके साथ शेयर कर सकता है। एज अ रिजल्ट देयर सपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर पार्टिसिपेशन इन इट्स हैज़ इम्प्रूव। यानी कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो पीपल्स है, जो सिविलियंस है, अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली हैंडल हो सकता है। अभी एक है यहाँ पे लखीना पैटर्न। क्या है लखीना पैटर्न? ये किसी महान इंसान का नाम था जिन्होंने कुछ अच्छा काम करके गए थे, तो उनका नाम था लखीना पैटर्न, और जो उनके नाम से इसको लखीना पैटर्न कहा जाता है। तो अभी समझते हैं लखीना पैटर्न है क्या। लखीना पैटर्न है क्या, इसको समझने की बहुत जरूरी है हमें, कि लिखा तो समझना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लखीना पैटर्न, इन ऑर्डर टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस अवेलेबल टू द सिटीजन, श्री अनिल कुमार जो हमारे श्री अनिल कुमार थे, जो हम बोल सकते हैं जिन्हें यहाँ पे थोड़ा चार्जिंग का दिखा रहा है, सॉरी उसके लिए। अभी जो मैं फिर शुरू करता हूँ। लखीना पैटर्न, इन ऑर्डर टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल द सिटीजन, श्री अनिल कुमार लखीना ब्रॉट अबाउट मेनी रिफॉर्म्स व्हेन ही वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कहाँ के? अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जिनका नाम था अनिल कुमार लखीना। क्या नाम था उनका? अनिल कुमार लखीना। तो उन्हें लगता था कि क्यों ना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल्स है, जो डिस्ट्रिक्ट के पीपल्स है, उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कि जिसके कारण उन्हें जॉब ढूंढने में कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर उन्हें कुछ छोटे मोटे जॉब्स चाहिए तो वो हमसे उन्हें क्यों ना मिले। अगर वो हमें कुछ इलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर हमें कर रहे हैं, अगर हमें वो हेल्प कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें हेल्प करें। तो इसीलिए जो अनिल कुमार जो लखीना थे, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही जो सर्विसेज थे वो सिटीजन्स के लिए बोलते हैं अवेलेबल कर दी, कि आप ये फॉर्म भर के आप हमसे कांटेक्ट करके आपको किस तरह की नौकरी चाहिए आप हमें बता सकते हो। तो इसी को जो ये पैटर्न था, दिस पैटर्न इज नोन एज द लखीना पैटर्न। तो कितना अच्छा किया कि इन्होंने अनिल कुमार लखीना जो थे, इन्होंने कितना अच्छा किया कि लोगों के बारे में सोचा कि उन्हें सर्विसेज नहीं मिल पा रहे, अवेलेबल नहीं उनको, तो क्यों ना हम उन्हें दें। कितनी अच्छी सोचते हैं कि लखीना अनिल कुमार लखीना की। तो इसीलिए इन्हीं के सरनेम जो था लखीना, उसी के नाम से इन्हें रखा गया लखीना पैटर्न। अब ये एकदम मशहूर हो गया, नहीं आप बोल सकते हो कि इनके नाम से लोग जाने भी जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, सेटिंग रूल इन द सिंपल लैंग्वेज विच कुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल। है कि अभी आप कभी आपने देखा होगा कि जो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि पीपल्स को समझ में नहीं आते, तो रूल्स रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जो मतलब कुछ पेपर्स आप फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी अगर पैसे जमा कर रहे हो तो पता भी होना चाहिए पैसे कहाँ भी भर रहे हैं, इसका यूज़ क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉयर है तो कुछ भी पैसे ले किसी भी बोल सकते हो। अगर बच्चे का एजुकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे का आप अगर दाखिला करें किसी स्कूल में तो पैसे कितने चाहिए, किस हिसाब से पैसे देने चाहिए, उसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्कूल के लोगों को समझ गया तो बच्चों को भी समझ गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। उनके पेरेंट्स को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी लैंग्वेज में लिखा जाए जो लैंग्वेज जो पीपल्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको समझ में आ सके। एसेट्रा वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही इंट्रोड्यूस, और भी बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने? अनिल कुमार लखीना, ये आप याद रखिएगा। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ सिंगल विंडो। अब उन्होंने एक सिंगल विंडो भी स्टार्ट किया था, जिसके वजह से जो सिंगल विंडो सिस्टम था, सो दैट जॉब दैट पीपल कम टू डू कुड बी कंप्लीटेड अंडर वन रूफ। यानी कि कुछ भी अगर एक उन्होंने स्टार्ट किया था क्या, सिंपल विंडो सिस्टम, जिसके कारण अगर किसी को भी कुछ जॉब चाहिए तो उन्हें एक तहसीलदार से दूसरे के पास ले जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे के पास। बोलते हैं ना, अगर कोई आप फॉर्म भरने जाते हो, कोई भी एडमिशन लेने जाते हो तो एक जगह से बोलते हैं आप वहाँ पे जाके करवा ले लीजिए। अब वहाँ से फीस भरोगे तो वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, वहाँ पे एंट्री मिलने के बाद आप वहाँ जाइएगा।
ऐसे सारे घुमा फिरा के काम किया जाता है। तो वही अनिल कुमार जो लकीना थे उन्होंने हटाया, और जो एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर आप सारी चीज़ें कर कर आपको कुछ भी अगर काम है तो वो पूरी अच्छे तरीके से हो सकता है। उसी को लकीना पैटर्न कहा जाता है। तो इन्होंने कितने अच्छे काम की, तो प्लीज़ इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो ना, लाइक अपने मन में एक अच्छी सोच रख सकते हो कि मैं भी एक कलेक्टर बनूंगा और अपने जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करूंगा। अब एक और है जो है दावली पैटर्न। क्या है? दालवी पैटर्न। क्या है? दालवी पैटर्न। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड बाय श्री चंद्रकांत दालवी। अब इनका नाम था, एक थे जिनका नाम था चंद्रकांत दालवी। क्या नाम था इनका? श्री चंद्रकांत दालवी। अब देखते इन्हें क्यों दालवी पैटर्न कहा जाता है, इससे दालवी पैटर्न क्यों कहा जाता है? वैन ही वॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ पुणे, जब वो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जब वो कलेक्टर थे कहाँ के? पुणे के, तो उन्होंने क्या किया? आर नोन एज द दालवी पैटर्न, और उन्होंने दालवी पैटर्न स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? दालवी पैटर्न। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म वॉज टू बी स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग बाय एंश्योरिंग दैट फाइल्स वर नॉट अलाउड टू स्टैक अप एंड दैट दे वर डील्ड with on the same day that they were received. This pattern is also known as the zero pendency pattern. It helps in bringing efficiency and speed into administrative work. अब समझते हैं कि दालवी पैटर्न है क्या। क्या है दालवी पैटर्न? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक किसी भी ऑफिस में गए होगे या फिर किसी भी कोर्ट में गए होगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कागज़ ऐसा ऊँच ऊँच करके रखे होते हैं, है ना। तो वो क्या कागज़ होते हैं? किस तरह के किसी के प्रॉपर्टी कागज़ होते हैं, किसी के साथ अगर कुछ क्राइम हुआ तो उसके कागज़ होते हैं, किसी को कोई अन्याय नहीं मिल पा रहा तो उसके कागज़ होते हैं। तो ये सब ये मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि उनके जो ऑफिसर्स थे, जो नीचे के ऑफिसर, उन्हें बताया कि जो पेपर्स है इन्हें जिस दिन मिले उसी दिन इसे सॉल्व कर कर लोगों को रिसीव कर देना है, इससे जमा कर कर नहीं रखना है। क्योंकि जो पीपल, जो आप बोल सकते हैं, जो कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नज़र में, जो कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं वो खुद की जेब भरने के बारे में ज़्यादा सोचा करते हैं, क्योंकि वो लोगों को अपने पीछे लगाए रखते हैं, उनसे पैसा लिया करते हैं, और जो पेपर्स होता है उसकी गड्डी बढ़ती जाती है, क्योंकि इंडिया में कितने सारे केसेस होते हैं और कहाँ पर आके ले जाके जमा करेंगे वो, तो उन्हीं के पास ले जाके जमा करना होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिनका नाम था श्री चंद्रकांत दालवी, इन्होंने कहा आज के बाद मुझे यहाँ पर एक भी पेपर नहीं दिखना चाहिए। अगर आप कुछ भी लेते हो, किसी से भी अगर कुछ भी लेते हो, कुछ भी अगर उनको न्याय देना, तो उसी समय उन्हें न्याय देकर उन्हें हटाना है। कुछ भी टेबल के ऊपर ज़्यादा पेपर्स मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। और इसी को जीरो पेंडेंसी पैटर्न भी कहा जाता है, मतलब जीरो पेपर्स भी वहाँ पर मुझे दिखाने नहीं देने चाहिए, ऐसा श्री चंद्रकांत दालवी ने कहा। इनका भी डिसीजन कितना अच्छा था लोगों के बारे में, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, फटाफट उन्हें कोर्ट कचहरी की चक्कर हमेशा 10 साल तक 15 साल तक मारने ना पड़े। आपको पता ही होगा कि कोर्ट में कितना समय लगता है न्याय मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसे फटाफट लोगों को हैंडल कीजिए, बहुत ही स्पीड अप काम करो इसको। ये छोटे मोटे काम में इसके लिए आप इतना टाइम नहीं लगा सकते, आप इस काम को बहुत ही स्पीड अप करो, और जो वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो बहुत ही फटाफट होने लगता है। अब देखते हैं छांडे पैटर्न। क्या है छांडे पैटर्न? अब उसके हिसाब से वैन डॉक्टर संजय छांडे was the divisional commissioner of Nashik. He implements certain reforms which are known as the छांडे पैटर्न। और जो जब ये कौन थे, जिनका नाम था इनका, डॉक्टर संजय छांडे, जब ये उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बोलते कमिश्नर बने जब, तो इन्होंने क्या किया? एक छांडे पैटर्न स्टार्ट किया। अब उसके हिसाब से इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द पीपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपने देखा होगा कि जो कुछ उनके ऑफिसर्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कलेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमें कलेक्टर से मिलने नहीं देते, हमें कुछ भी उसमें बोलते हैं ना, सिटीजन को पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते। बोलते आप छोटे जाति को आप यहाँ पर आ नहीं सकते, आप एक छोटे घर के हो आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, क्यों नहीं आ सकते वो? हाँ, उनका भी बहुत ही ज़्यादा हक बनता है। तो उनके बीच में जो गैप है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और पीपल्स के बीच में, उसको हटाया जाए। ये किनका काम था? श्री डॉक्टर संजय छांडे का ये काम था। इन्होंने ये भी बहुत ही अच्छा काम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था और पीपल्स के बीच का गैप को ख़त्म किया। टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द पीपल, टू
prioritize द डेवलपमेंट वर्क थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि उन्होंने भी बताया कि जो पीपल्स को पता चलना चाहिए कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास कितना पैसा है, क्या काम कर रही, क्या काम नहीं करी, ये जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स भी एक नागरिक है, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या क्या कर रहा है, कैसी सारी चीज़ें ला रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसमें लोगों को पार्टिसिपेशन का बहुत ही ज़्यादा अधिकार है, इसमें उनको कोई नहीं रोक सकता। ही इम्प्लीमेंट द ग्रामस्थ दिन, यानी कि उन्होंने एक ग्रामस्थ दिन इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम था विलेजर्स डे, यानी कि उस समय जो विलेजर्स थे उन्होंने इनसे बात की कि क्या क्या उनके इश्यूज हैं और ये स्कीम उन्होंने डाली। दिस इज द अपॉइंटेड डे व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल एंड स्टाफ विजिट अ विलेज एंड स्टैब्लिश अ डायलॉग विद द हेल्प ऑफ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प टू रिजॉल्व देम, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे जिनका नाम था, क्या नाम था इनका, डॉक्टर संजय छांडे, जो ये थे छांडे, उन्होंने क्या कहा कि हम एक विलेजर्स डे स्कीम लाएंगे, जैसे कि उस दिन को हम विलेजर्स के पास जाएंगे, उनके पास विजिट करेंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे बल्कि हम उनके पास जाएंगे। कितनी बड़ी सोच थी इनकी, हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिनकी सॉल्व करने की ज़रूरत है और उन्हें समझने की ज़रूरत है, और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो पीपल्स को फेस करना पड़ रहा है। हम इतने सारे लॉज ला रहे हैं, वो जाते कहाँ से कहाँ पर है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि बीच के जो पीपल्स है वो उन्हें अपने ही जेब में डालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे भी पूरे जो विलेज है उसका कंडीशन पता होना चाहिए। तो जो हमारा चैप्टर है, या फिर जो हम बोल सकते हो जो हमारा सिविक्स का पोर्शन है, जो हमारा 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स पोर्शन था वो एकदम पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो जो हमारा बुक भी है वो एकदम ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो हमारा सिविक्स का जो कुछ भी जो चैप्टर्स थे वो हमने आपको पढ़ा के हो चुका है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अगर समझ में आया और थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें कि हम आपको जो हमारा हिस्ट्री का कुछ जो बचा है 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के बारे में, जो कुछ चैप्टर्स बचे हैं हम उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लगता है तो आपको ये जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।